आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुंसिफ टीवी के सबसे खास प्रोग्राम 2024 का सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। साल के आगाज में हमने भारत छोड़ो यात्रा का अंजाम देखा, उसके बाद मुल्क भर में बदली सियासी हवा का रुख भी हमने देखा। उसके बाद आई इलेक्शन की बारी। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं गुजरात में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत से चर्चा का वो विषय बन गए। वहीं त्रिपुरा में भी बीजेपी ने गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। अब एक बार फिर साल खत्म होते होते साल 2023 को अलविदा कहने से पहले और लोकसभा इलेक्शन से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसी तरह तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा का फैसला होने जा रहा है। फैसला सिर्फ इन 5 रियासतों का नहीं, सेंटर में जो सरकार है 2024 में जो चुनी जाएगी, उससे पहले इन इंतखाबात को सेमीफाइनल का दर्जा दिया जा रहा, सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तारीख होगी 3 दिसंबर, जब ईवीएम से वोटों की गिनती कर ली जाएगी और सत्ता की चाबी सौंप दी जाएगी। अब हम इसे सेमीफाइनल क्यों मान रहे हैं, इस पर भी डाल लेते हैं थोड़ी सी नजर। 5 रियासतों में 658 सीटें हैं विधानसभा की। जी, 5 रियासतों में 658 सीटों पर कुल 7,350 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होने जा रहा है। ईवीएम, जिसे फिलहाल सत्ता का पिटारा भी कहा जाए, तो हरगिज गलत नहीं होगा। अब अवाम ने किस पर किया भरोसा, किसके वादों में जनता को दिखा दम? क्या मोदी यानी मोदी की गारंटी का चला जादू, या फिर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान देश भर में खुल जाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा, एग्जिट पोल को भी करेंगे शामिल। आज की चर्चा में हमारे साथ जो मौजूद हैं, आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर फिरासत बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खैर मकदम है, स्वागत करते हैं सर हम आपका। बीआरएस लीडर आरिफ साहब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे, और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ अब्दुल हक कमर साहब मौजूद हैं। राजनीति पर आपकी गहरी नज़र है, आपका भी खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। बात की हमने सेमीफाइनल 2024 जो चुनाव होगा लोकसभा का, उससे पहले हम इस चुनाव को सेमीफाइनल का दर्जा दे रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? अब्दुल हक कमर साहब, आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं हमारे मुंसिफ टीवी को मेरे तरफ से धन्यवाद, और आज जो आप तमाम मैं इनवाइट किए हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सेमीफाइनल बोलने की बुनियादी वजह यह है कि तेलंगाना का जो है कांग्रेस के कर्नाटक के बाद पहली मर्तबा ये तेलंगाना का जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसका अफेक्ट पूरे स्टेट्स के ऊपर होने वाला है आइंदा, क्योंकि ये साउथ का एक है जी। ये जो यानी कि साउथ के अंदर अगर तेलंगाना आ जाता है तो ये पूरा बेल्ट को यानी कि बिल्कुल क्लीन यानी कि बोल्ड कर दिए, ऐसी बात हो जाएंगी। इसलिए क्लीन बोल्ड होने के चांसेस है पूरा साउथ। इसलिए ये सेमीफाइनल हमारे पास इस बात से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर समझे या जमात के जो जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने सारे हिंदुस्तान में यानी कि जाके अपने पार्टी की तरफ से हर जगह पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद अगर इत्तेफाक से यहाँ पर हैदराबाद में इनके सीट्स अगर 1 से 2 सीट भी कम होते हैं तो बड़ा बेइज्जती की बात है। और ये सेमीफाइनल इस वास्ते भी ज़रूरी है कि आज हमारे पास जो कल तक के बीआरएस की तरफ से जो उनकी अपनी मोनोपोली चलाते थे और ये समझते थे कि मेरे मुकाबले में और कोई भी नहीं है, अब उन्होंने तो मिनिस्टरों से भी नहीं मिलते थे केसीआर साहब, आज उनका ये वक्त आ गया, बोलते ये अपने किए की सज़ा मिल रही है उनको, और आवाम उनसे फेडअप हो गई है और आवाम चाहती है कि इनको सबक सिखाए। उसी का नतीजा है कि आवाम इनको सबक सिखाने की खातिर अब के बार यानी कांग्रेस सरकार का नारा मार रही है, और आवाम के तमाम के जहन में एक ही बात है कि कांग्रेस को डाल के जिताए, एक बीआरएस को बर्खास्त करें। आज का जो सिचुएशन जो है यह ऐसा है। बिल्कुल, 2024 का सेमीफाइनल इन 5 रियासतों के इंतखाबात को माना जा रहा है। जैसा कि कंवर साहब ने बताया कि मिशन साउथ जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 5 रियासतों में 130 लोकसभा की सीटें आती है। कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर 2024 में होने वाले जो मरकजी इंतखाबात हैं उनको लेकर मिशन साउथ को झटका मिल जाएगा, अगर तेलंगाना में वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान की बड़ी लोकसभा सीटें, राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें आती है, तो वाकई 2024 के मरकजी इंतखाबात से पहले इनको अगर सेमीफाइनल कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिरासत बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इन 5 रियासतों में किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, कितना विश्वास आपकी सरकार को है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, लगातार इन्होंने 5 रियासतों में रैलियां की और आखिर के दिनों में तो सिर्फ तेलंगाना में नजर आए थे। क्या लग रहा है आपको कि अच्छे से चुनाव लड़ पाए हैं आप इन 5 रियासतों में? हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वर्ल्ड की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और हमारे पास इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाता है
चाहे वो कॉरपोरेट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हमारे पास स्प्रिट हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, चाहे कार्यकर्ता लोकल गली का हो या दिल्ली का हो, सेम स्पिरिट से हम लोग लड़ते हैं और इसका फ्रूटफुल रिजल्ट हम आपको 3 दिसंबर के दिन बताएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी फ्रूटफुल हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में हम अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ भी हम जो है रिटर्न जीत के आएंगे, मतलब अच्छी उम्मीदें हैं आपको। हुकूमत बनाएंगे हम, क्योंकि चुनाव आपने वाकई मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार थी, राजस्थान भी हम बनाए। कद्दावर नेता हर राज्यों में घूमते हुए नजर आए। नहीं, खदावर नेता नहीं, चाहे हमारे गली का लीडर हो, चाहे दिल्ली का लीडर हो, हमारा काम है पब्लिक की सहायता, पब्लिक तक पहुंचना। हम लोग जो है प्रजातंत्र के अंदर है, हम लोग कोई तानेशाही में नहीं है। हमारे पास कोई प्रगति भवन नहीं है जाके बैठ के वहां से कोई हुकूमत करने के लिए, या फिर कोई फार्म हाउस नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, एग्जिट पोल को लेकर भी बात करेंगे। एग्जिट पोल तो हालांकि कुछ और नतीजे दिखा रहा है। बात कर लेते हैं, शेख शरीफ पटेल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर कुछ इस तरह की है, कांग्रेस काफी उत्साहित है एग्जिट पोल को लेकर के। फिलहाल पटेल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने इन 5 रियासतों में इंतखाबात अपने पूरे जोर पूरी ताकत के साथ लड़े हैं। जिस तरह के बयानात लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडरों की तरफ से आ रहे थे कि 5-0 इस बार, तो इतना कॉन्फिडेंस देखा जा रहा था। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत और दमखम के साथ चुनाव लड़ा है? बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उम्मीदें हैं आपको और आपके कार्यकर्ताओं को? ज्यादा करके तो सब नौजवान बच्चों को रोजगारी का उम्मीद है और नई नई नौकरियां मिलेंगी सरकार में, और गैर सरकारी कंपनियां भी आएंगी, उसमें गैर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। नौजवान को ये ज्यादा उम्मीदें हैं। और हमारी माँ बहनों को 2,500 पेंशन का जो वादा किया वो भी मिलने की ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही साथ गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का जो वादा किया वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अमल में आएगा। आरटीसी बस हमारी बहनों के लिए फ्री मिलेंगे, और जितनी भी कमिटमेंट कांग्रेस ने की वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। पटेल साहब की आवाज कुछ वक्त के लिए रुकी है। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा था कि हम बात करेंगे एग्जिट पोल को। एग्जिट पोल को जरूर आज शामिल करेंगे, क्योंकि अब इजाजत मिल गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हम आपको एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, इससे पहले आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी तरह मिजोरम और तेलंगाना का सबसे सटीक एग्जिट पोल आ चुका है। आपको बता दें, जन की बात पोल से अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। गौर कीजिएगा, चांस की बात कर रहे हैं हम, अभी हमने क्लियर नहीं किया है। चांस की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग तरह की बातें करते नजर आते हैं। जन की बात की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत दिखाई है, बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई है। जन की बात में बीजेपी को 100 से 122 सीटें वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो 62 से 85 सीटें, और अदर्स को, जो अन्य दल है राजस्थान में, 14 से 15 सीटें उनको भी मिल सकती है। 199 सीटों पर राजस्थान में इंतखाबात हुए हैं, जबकि 200 विधानसभा सीटें वहां पर है। करणपुर में इस साल चुनाव नहीं हुए क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस कैंडिडेट थे उनका इंतकाल हो गया था, इस वजह से उस एक सीट को होल्ड कर दिया गया। कमर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान में तो एग्जिट पोल ने साफ तौर पर बीजेपी के हक में जीत की मोहर लगा दी है, आपका क्या तासुर है? बीजेपी का तो वहाँ पर राजस्थान में जो है ना 50-50 पहले से ये जहन का चल रहा था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत है उसके साथ जो इनके जो पायलट के साथ जो आपस में अनबन चल रही थी, उसके तरफ से थोड़ा बहुत अफेक्ट वहाँ के कैडर पे भी हुआ और वहाँ की आवाम में भी थोड़ा बहुत गुस्सा देखा थे। वो साथ में काफी नजर आए थे। बाद में लास्ट पायलट ने साफ कह दिया था, आला कमान से बात हो गई है, चुनाव के बाद फैसला करेंगे। लास्ट में पैचअप हुआ, लेकिन उसका जो असर था वो आवाम में जो असर गया, उसका नतीजा है कि अभी भी 100% नहीं बोल सकते कि राजस्थान हमारे हाथ से निकल जाएगी कांग्रेस के। मैं ये समझता हूं कि डैमेज हुआ है, उस बात कुछ हुआ है। उसके अंदर ये है कि 90-95 कांग्रेस को आने के चांसेस आज भी हैं। अगर हो सकता है, अगर गवर्नमेंट बनाने का रहा तो 5-7 अगर किसी के भी अगर सपोर्ट लेके भी बना सकती है गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस, या नहीं तो बाजों को 100 भी हो सकते हैं कांग्रेस के। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कांग्रेस वहाँ पर राजस्थान में कमज़ोर नहीं है जिस तरीके से आज का एग्जिट पोल बता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो अगर कांग्रेस भी पूरे तरीके से यकीन से नहीं बोल सकते कि कांग्रेस वहाँ पर हारने वाली है। अलबत्ता 3 जगहों पर 3 स्टेट में तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस वहाँ जीत रही है। लेकिन ये राजस्थान की हद तक हम पूरे तरीके से नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज भी हम ये बात कहते हैं कि बराबर, यानी कि बिल्कुल एड्ज पे पूरे तरीके से 100%। पटेल साहब, आपका तासुर लेना चाहूंगा। एग्जिट पोल ने क्लियर किया कि राजस्थान में बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी को, कांग्रेस पिछड़ गई है वहां पर। शरीफ पटेल साहब,
जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए इस पर। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? देखिए साहब, एक राजस्थान का एक उसूल रहा है कि कभी 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट की दी है मौका, जी फिर 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट को दी है। लेकिन आपके, जहां तक मेरा ख्याल है, अवाम ये रिकॉर्ड को तोड़ के कांग्रेस को ही वापस इख्तिदार पे लाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल काफी समय से बिल्कुल सटीक साबित होते आ रहे हैं पिछले काफी चुनाव से, जो हम देख पा रहे हैं। तब कभी कभी एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं साहब, पूरा एग्जिट पोल पे भरोसा तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, वो तो हमने प्रोग्राम के आगाज में कह दिया था कि हम चांस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल फाइनल हमने मुहर नहीं लगाई अभी तक। जी जी फिरासत बागरी साहब, आपसे इस पर मैं जवाब चाहूंगा। खुशी बड़ी होगी क्योंकि एग्जिट पोल ने तो आपको राजस्थान में सत्ता की जो चाबी है वो सौंप दी है। 122 सीटें, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो जी दोनों स्टेट्स भी हम रिटेन कर रहे हैं। और दूसरी बात, रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में भी हम अपना जो है, जैसा मैं आपसे पहले बताया हूं, हम यहाँ पे अच्छे अपने फुटप्रिंट छोड़ेंगे और काफ़ी हम मजबूती से इलेक्शन लड़े हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। राजस्थान चुनाव को लेकर के दर्शकों के साथ मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं, वोटिंग वहां पर बहुत ज्यादा हुई है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान 75.75% वहां पर दर्ज किया गया। महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। गुर्जर वोट बैंक, उसमें 3% का इजाफा हुआ है। मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका भी इजाफा हुआ है। तो जो माहौल वहां पर नजर आ रहा है वो कांग्रेस के हक में, लेकिन एग्जिट पोल ने वाज़ेह तौर पर वहां पर बीजेपी को बढ़त दी है। तो राजस्थान का जो मामला वो काफी टेढ़ा अभी तक सस्पेंस में नजर आ रहा है। आपको बता दूं, शेखावटी बेल्ट जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कुल 21 सीटें वहां पर है, 7 बीजेपी को, 12 कांग्रेस को जाती हुई वहां पर नजर आ रही है। इसी तरह से अहिरवाल बेल्ट जहां पर 22 सीटें हैं, 9 बीजेपी को और 10 कांग्रेस को जाती दिख रही है। लेकिन मारवाड़ में बीजेपी ने बाजी मार ली है। इसी की बिना पर लगातार इस तरह की जो एग्जिट पोल की जो खबरें आ रही वहां से निकल कर सामने आ रही है। बीआरएस लीडर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, इनसे आज का जो माहौल रहा उस पर एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आज जो वोटिंग हुई है, काफी कम मतदान हुआ, इस पर आपका एक नजरिया और क्या कुछ माहौल आपको दिखाई दे रहा है? अभी तो अपनी सरकार बनने के कैसा भी हमारी बीआरएस की गवर्नमेंट बनेगी, एग्जिट पोल तो बोल रहे कांग्रेस आएंगी, मतलब भी अभी एग्जिट पोल तो हर वक्त गलत हुई है, कभी सही हुई सो तो नहीं है एग्जिट पोल। बीआरएस गवर्नमेंट ही बनाएंगी, फिर से हमारे सीएम साहब भी तीसरी बार सीएम बनेंगे। वो इतना कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है आप, लेकिन माहौल जो इस वक्त कांग्रेस ने बनाया यहाँ पर, ये वाकई हैरान कर देने वाला था। ये तो माहौल है खाली, अभी रिजल्ट तो 3 तारीख के दिन बता देगा आपको, था ठाट के दिन। तेलंगाना के एग्जिट पोल की भी दर्शकों बात कर लेते हैं। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर विधानसभा के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर को दिखाया, मुकाबला होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम वो एग्जिट पोल, चाहे हम चाणक्य की बात करें, चाहे हम जन की बात करें, कांग्रेस को उन्होंने थोड़ा सा बीआरएस के मुकाबले वजनी दिखाया। कांग्रेस को 48 से 64 सीटों के बीच में दिखाया। तो वहीं बीआरएस की बात कर लेते हैं, 40 से 55 के बीच में बीआरएस को दिखाया। बीजेपी 7 से 13, ये वाकई हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। एमआईएम को भी 7 सीटें यहां पर मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। कमर साहब, इस पर आपका तासुर चाहूंगा। कांग्रेस को एक बढ़त तो दिखाई है, लेकिन मुकाबला वाकई कड़ा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरा अपना तजिया ये है कि बीजेपी और कांग्रेस और बीआरएस का जो मुकाबला है, इसमें मुकाबला अगर देखा जाए तो बीजेपी का नहीं है, क्योंकि बीजेपी सिंगल डिजिट पे ख़त्म होने वाली है। मेरे अपना तजिया ये है कि बीजेपी डबल डिजिट पे नहीं जाने वाली है, सिंगल डिजिट पे ख़त्म होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि बीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला है। आज जो फिलहाल जो इलेक्शन है यहाँ पर तेलंगाना का, उसमें कांग्रेस और अपने बीआरएस का मुकाबला है। और बीआरएस की हार की वजह बुनियादी ये है कि कई लोगों को ये अंदाज़ा था कि जबकि 1155 रुपये में गैस सिलेंडर था, जो कि मिसाल के तौर पर 9.5 साल तक 1155 में आवाम ने गैस सिलेंडर को उस 1155 में लिया। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस ने ऐलान किया कि 500 रुपये सिलेंडर, तो उसके बाद बीआरएस ने उसको फौरी रेक्टिफाई करके 400 रुपये में सिलेंडर बोला। तो इससे ये हुआ कि आवाम में ये बात का यकीन हो गया कि जबकि आपको स्टेट गवर्नमेंट में आपको 2 महीने पहले जो माहौल यहां पर था, कांग्रेस तो रेस में नजर नहीं आ रही थी, बीआरएस सिंगल तरीके से चलती हुई सरकार बनाती दिख रही थी। ये 2 महीने के बीच में कांग्रेस ने आखिर ऐसा किया क्या है? उसकी वजह यह है कांग्रेस को आके करने की कि सबसे पहली चीज़, ये लोग कर्नाटक में जो लोगों ने अपना जो ट्रम्प कार्ड खेला, वो ट्रम्प कार्ड की तरफ से क्या हो गया कि कांग्रेस वहाँ पर कर्नाटक में पूरे तरीके से अच्छी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती। जीतने के बाद उनका जो रिएक्शन था, वो उसका एक्शन था, और वो लोग जो जबान से जो वायदे किए थे, वायदे के ऊपर पूरे प्रैक्टिकली वो लोग कांग्रेस वालों ने वहाँ पर करके दिखाया।
और वो करके दिखाने के बाद से उसका जो इफेक्ट है यहाँ पर आके वही सेम उस अपने जो उनके अपने जो प्रोग्राम थे उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोगों ने अपने 6 फार्मूले रखा तेलंगाना में। चर्चा कर रहे थे तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसका मतदान आज ही हुआ है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना में सभी 119 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए, लेकिन वोट फीसद जो वो काफी कम रहा है। अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आए। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर तो जरूर दिखाई जा रही, लेकिन कांग्रेस को एक मार्जिन दिया जा रहा है, यानी 48 से 64 सीटों के बीच में कांग्रेस को जो बढ़त दिखाई दे रही है, उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। बीआरएस की तरफ से हमारे साथ आरिफ मोइनुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे करेंगे बातचीत कि आखिर लीडिंग पार्टी जो बीआरएस 2 महीने पहले यहां पर एक स्टैंड लेकर खड़ी थी कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं, आखिर कांग्रेस ने उनको स्किप करते हुए किस तरह से ये बढ़त बनाई है। आरिफ मोइनुद्दीन साहब, अभी हमारे रिजल्ट बताएंगे आपको कि 2 महीने पहले जो कॉन्फिडेंस था अभी भी हमारे गवर्नमेंट का वही कॉन्फिडेंस है, हमारे सीएम साहब का वही कॉन्फिडेंस है, हम ही गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी 2 महीने पहले से जो करे, अभी ये 2 महीने में बहुत वर्कआउट करे हम लोग, और दूसरे सिटी से डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे तरफ ही है। अभी आपको 3 तारीख के दिन पता चला, जो आपको एग्जिट पोल बोल रहे, एग्जिट पोल तो आपको बोलेगी एग्जिट पोल तो देखिए सबसे ज्यादा जो आपने बात की ना कि हमने हैदराबाद में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, हैदराबाद शहर में 40% वोटिंग हुई, यहाँ से कहीं ना कहीं वो चीजें नजर आ रही है कि आपके पक्ष में जो वो मतदान थोड़े कम हुए। हैदराबाद के डेवलपमेंट में बीआरएस का कोई काम हाथ नहीं है। हैदराबाद के डेवलपमेंट में IT सेक्टर है, अमेरिकन ब्रीचेस है, आप दम भरते हैं, बिल्कुल हमने देखा, मान लिया IT हब आया, लेकिन ये जो कम मतदान हुआ इसको आप कहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे, किस तरह से जस्टिफाई कर चल गया था बीच में, IT पूरा चल गया था, ये सब पूरा मेहरबानी है जो तेलंगाना में IT हब आया, जो भी आया। वोट की ही बात कर लेते हैं। आज जो कम मतदान हुआ, बहुत ही कम मतदान हैदराबाद शहर में आज देखा गया। हैदराबाद शहर को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करते थे, यहाँ पे इतना कम वोट हुआ, इसका मतलब ये कि लोगों को रास नहीं आया, शायद पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, लोग निकल के वोट नहीं किए ज्यादा, मैं इसके ताल्लुक के लिए अभी ऐसा जो 40% है वो किसको गए वोट, वो तो आपको जो सिटिंग एमएलए बताएगा आपको कि किसको गए वोट। 40% ज्यादा पोलिंग नहीं हुई है। जी कमर साहब, आपकी राय ले लेता हूं मैं इस पर। जी, इसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास हैदराबाद में अक्सर ये होता था कि पुलिस का जो मामला रहता था, वो खरीदो फरोख्त के मामलों में कई जगहों पर पॉलिटिशियंस किस किस को खरीदना है वो तमाम तरीके से मैनेज करके अपने वोटों में परसेंटेज बढ़ाते थे जनरली। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इतनी पुलिस टाइट रही कि इसके तरफ से अब जो आवाम जो वो निकल के डालने वाली जो आवाम है, वो उनका परसेंटेज हमेशा जितना था उतना ही था मेरे ख्याल के हिसाब से। जो बरकत की ओट पढ़ने वाले जो हमेशा जो पढ़ते हैं, वो बरकत की ओट का मामला परसेंटेज कम होने से आज आवाम के सामने ये समझ में आ रहा कि वोटिंग पर कम हुई है, लेकिन एक्चुअली जो वोटिंग जो बोगसिंग में जो होती थी वो रुकी है। उसका नतीजा है कि वोटिंग का परसेंटेज कम दिख रहा है। अच्छा, बोगस वोटिंग पर कंट्रोल किया गया, उसी का नतीजा है कि वोटिंग का परसेंटेज कम दिख रहा है। जो बरकत की वोट बता रहे हैं खमर साहब, उसके ऊपर जो फातिया देने की थी, फातिया नहीं हुई वो, इसलिए बरकत की वोट नहीं पड़े। शरीफ पटेल साहब, बड़े खुश होंगे आप आज, क्योंकि एग्जिट पोल ने आपकी पार्टी को जिस तरीके से बढ़त दिखाई है, उससे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में तेलंगाना में तो काफी खुशी की लहर देखी जा रहा है। आपको क्या लगता है, कौन से वो इश्यूज, कौन से वो मुद्दे थे जिनको लेकर के आप कामयाब हुए हैं? शरीफ पटेल साहब, तो ये मुद्दे थे, ये कमिटमेंट थे साहब, हमारी माँ बहनों को हर महीना 2,500 पेंशन, दूसरा जो है RTC बस फ्री, तीसरा जो है हमारा गैस सिलेंडर का इश्यू था जी, वो घरेलू औरतें ये सोची कि देखिए शरीफ पटेल साहब, जो आपकी पार्टी का मंशूर था वो मैंने भी पढ़ा, मैंने भी उसे बिल्कुल अच्छे से एग्जामिन किया। मुझे कुछ ऐसा खास तो उसमें दिखा नहीं था, बस ये कि आपने बजट जरूर मतलब बढ़ा दिया था। जहां पर 100 की बात हो रही थी वहां आपने 120 की बात कर ली, लेकिन कुछ नया नहीं था आपके मंशूर में। फायदे थे, मदद भी कुछ थे, पैसा नहीं पहुंचता था। ये इनके 6 के 6 स्कीम कर्नाटक में फेल हो गए साहब, यहाँ पे चलने वाले नहीं है। मगर यहाँ पे किस तरीके से एग्जिट पोल बता रहा है, इनको हम देखेंगे 3 दिसंबर के बाद। फिरासत वाकई साहब, आपसे बात कर लेते हैं। पीएम मोदी भी यहाँ पर आए, जी किशन रेड्डी ने कल ही स्टेटमेंट दिया था कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारी यहाँ पर सरकार बन रही, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। नहीं, एग्जिट पोल पे हम डे 1 से बोल रहे हैं कि हम एग्जिट पोल जाते नहीं हैं। अच्छा, राजस्थान में एग्जिट पोल जब आपके हक में आए तो उस पर चले जाते हैं, तेलंगाना में नहीं जाएंगे। एग्जिट पोल की बात राजस्थान की मैं नहीं कर रहा, मैं बोला हुकूमत बनाने बोला वहां पे मैं
एग्जिट पोल से आने नहीं बोला मैं आपको। हम कर्नाटक में भी वही बोले, एग्जिट पोल के बारे में बिलीव नहीं करते हैं। हम 3 दिसंबर तक वेट करेंगे, हमारे नतायज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आएंगे, हम अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने फुटप्रिंट छोड़ेंगे। तो 3 दिसंबर को भी आपसे होगी मुलाकात, आपको जरूर हम हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक बात तो ये बताऊंगा मैं आपको जी कि सबसे अहम चीज तो ये है कि सब प्लान जो कांग्रेस वालों ने दिया माइनॉरिटीज को, जो 4,000 रुपए का जो सालाना जो इन्होंने बजट पास किया, 4,000 करोड़ रुपए का, 4,000 करोड़ का जो बजट पास किया, उसके साथ इसके साथ इन्होंने सब प्लान रखा। ये हमारे केसीआर साहब कभी भी सब प्लान की बात कभी रखे नहीं, उन्होंने सिर्फ 2200 करोड़ की बात करते थे और 2200 करोड़ में 200, 300, 400 करोड़ दे के बकाया उसको लैप्स करते थे और वो खाली दिखाने के लिए आवाम की आईवाश था वो खाली। तो आपको लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट बैंक से ही आप सरकार बना रहे हैं खाली? माइनॉरिटीज के काफी वोट आपके फेवर में, कांग्रेस के फेवर में जाने का नतीजा भी है और जनरल पब्लिक के भी सोच में ये है कि भाई आवाम का फायदा है इसमें, तो क्यों ना सेकुलर गवर्नमेंट को बनाए। ज्यादातर तो ये लोग भी फेडअप हो गए हैं कि ये हमेशा ये कांग्रेस को सेकुलर खबर में कैसा बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया मेरे को। आज का जो सिचुएशन नहीं, कांग्रेस की उतनी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आप पहले थी, आज कांग्रेस के अगर आप आज बीजेपी के तुलना में अगर आप मान गए कि पहले तो थी, बिल्कुल अभी भी है। अगर बीजेपी की तुलना में अगर आप तोलेंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस हमारे ज्यादा कम्युनल ट्रैक पे चली हुई। आप आज जो राहुल देखिए उस मुद्दे पर आज बिल्कुल नहीं जाएंगे, मतदान खत्म हुए हैं, एग्जिट पोल सामने आए हैं, एग्जिट पोल पर ही आज बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा शायद। ठीक जी, तेलंगाना के एग्जिट पोल पर हमने बात की, हमारे गेस्ट एक्सपर्ट ने अपने अपने नजरियात आपके सामने पेश किए। बात कर लेते हैं सबसे छोटे राज्य की जिसको खासतौर पर कोई तवज्जो दे नहीं रहा, मिजोरम की बात करेंगे। तो 40 विधानसभा सीटें यहाँ पर है। 7 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग हो गई थी और इतना लंबा समय लग रहा उनको नतीजों का इंतजार करने में। वोट फीसद यहाँ पर सबसे अच्छा रहा, 80% यहाँ पर वोट पड़े हैं। फिलहाल यहाँ मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और जोरामथंगा यहाँ पर सीएम है। सर्वे के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही है, एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट 10 से 14 सीटें इनको मिलने के जो है उम्मीद वहां पर लगाई जा रही है। मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार इस समय वहां पर है। जेडपीएम बिल्कुल एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरह ही ये वजूद में आई। इसको 15 से 25 सीटें यानी मिजो नेशनल फ्रंट से भी 10 सीटों पर इस पार्टी को बहुमत दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस 5 से 9 पर सिमटती नजर आ रही है। बीजेपी को भी 2 से 3 सीटें मिलने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें जेडपीएम की हम बात कर रहे हैं, जोरम पीपल मूवमेंट, लाल दोहमा आईपीएस ये रह चुके हैं, ये इस पार्टी को वहां पर लीड कर रहे हैं, सीएम कैंडिडेट भी है। इंदिरा गांधी के दौर पर लालडेंगा से बात करने के लिए इन्हीं को नियुक्त किया गया था। जोरम मूवमेंट की जो ये पार्टी है लगातार वहां पर बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने वहां पर बड़े दौरे किए थे, राजीव गांधी के साथ मिलती जुलती तस्वीरें भी शेयर की थी, लेकिन कांग्रेस वहां पर बहुमत नहीं जुटा पा रहा है। इस तरह की खबरें एग्जिट पोल ने हमें दी है। क्या कहना चाहेंगे कंवर साहब इस पर? एक्चुअली वो बिल्कुल छोटा स्टेट है और उससे हमारे 2-3 छोटे छोटे जमातें होने की तरफ से उसके ताल्लुक से अपन बोलना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझता भाई, क्योंकि दूसरे रियासतों के अंदर जो मौजूदा सिचुएशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर कोई मुसद्दक़ा तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसके इतने सीट आएंगे तो इन्हें अपने ये बना के मेजॉरिटी फॉर्म करके उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। वहाँ पर तो दोनों तीनों कोई ना कोई एक दूसरे की हेल्प लेके वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। मेजॉरिटी में कोई भी पार्टी वहाँ पर प्रीवियस वैसी हुआ और अभी भी वैसी। फिरासत बाकरी साहब आपसे जान लेते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट की वहां पर सरकार थी, गठबंधन में आप लोग थे, अलायंस बीजेपी का था उनके साथ, लेकिन इस बार तो मिजो नेशनल फ्रंट को भी जो है बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो बीजेपी का तो वहां से फिर वजूद मिट जाएगा। नहीं, वजूद नहीं मिटेगा, वजूद रहेगा। बीजेपी का अभी जो प्रेजेंट सरकार है बीजेपी के अलायंस में, हो सकता है वही पॉसिबल हो कि नेक्स्ट सरकार भी वही बन जाए। दर्शकों को यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, मणिपुर ट्रेजेडी को लेकर के जो असर था वो मिजोरम में भी देखा गया। मिजोरम के मतदाताओं को मणिपुर जो ट्रेजेडी रही उसका बड़ा दुख और दर्द उनमें देखा गया और जोरम पीपल मूवमेंट इस पार्टी ने लगातार उसी मुद्दे को जनता के सामने रखा और ये जो बहुमत का जो आंकड़ा आप जादुई आंकड़ा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जोरम पीपल मूवमेंट को उसका फायदा होता हुआ साफ तौर पर मिजोरम में देखा जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक हम बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 34 से 45 के बीच में यानी 34 से 45 के बीच में, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 53 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। अदर्स और अन्य पार्टियों को वहां पर कोई बड़ा योगदान या किरदार नहीं है। कंवर साहब आपसे मैं राय ले लेता हूं इस पर, ये जो आंकड़ा छत्तीसगढ़ में भी आपको दिखाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में आप रिपीट करने जा रही है आपकी पार्टी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? छत्तीसगढ़ में तो बराबर सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, हालात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर जो भी यानी कि आवाम में जो मौजूदा जो सिचुएशन है उससे एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और वहाँ की आवाम के भी, हमारे जितने भी लोगों से हमारा बातचीत हुई उससे ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कांग्रेस की रहेगी।
फिरासत बाकरी साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत रोड शो किए थे, लगातार 3-3 दिन तक कंटिन्यूसली वहां पर वो रहे। योगी आदित्यनाथ के बयान वहां से बहुत ही अलग तरीके के आए थे और इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी में देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो आपकी जैसे सरकार बन ही चुकी है। लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए, हैरानी और परेशानी आपको जरूर हुई होगी, इस पर आपका एक तासुर चाहूंगा। हमको ना हैरान होना है ना परेशान होना है, हम वेट करेंगे 3 दिसंबर तक। हमारे एग्जिट पोल को आप इतनी नहीं, आसानी से नकार दे रहे हैं इसलिए ना, नकार वो दे रहे काफी हैं। हैरान कर देने नहीं, वाला है, नहीं, क्योंकि नहीं, पिछले 4-5 इलेक्शन से जो लगातार एग्जिट पोल जितना सटीक साबित हो रहा है, उसको लेकर के चिंताएं जरूर बढ़ जानी चाहिए थी अब तक। इतना परफेक्ट उतरेगा 3 दिसंबर तक हम वेट करेंगे, फिर 3 दिसंबर आपके साथ बैठ के हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, या राजस्थान हो, या और कोई स्टेट हो, हम बताएंगे आपको बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको डे 1 से बता रहा हूँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि प्राइम छत्तीसगढ़ मिनिस्टर में कहीं ना नरेंद्र कहीं मोदी, मुद्दाविहीन भी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हर स्टेट के अंदर अपनी दिल जान कोशिश करके उन्होंने अपनी कैंपेनिंग किए हैं, उसका उनको फ्रूटफुल रिजल्ट पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। हम 3 तारीख को बताएंगे आपको इंशाल्लाह, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो। दर्शकों को यहां पर क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ सभी एग्जिट पोल कुछ इसी तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वापस तेलंगाना की। तेलंगाना में से कुछ वक्त पहले यहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, क्या उसका असर रहा, या रेवंत रेड्डी ने अपनी छवि थोड़ी सी ग्रेट बना ली, उसका ये असर रहा? उस पर मैं बात करना चाहूंगा हमारे बीआरएस लीडर आरिफ साहब से। क्या लगता है आपको, वो भारत जोड़ो यात्रा का असर अब भी था और आपकी पार्टी का रंग थोड़ा सा फीका हो गया? ये पिंक कलर चला नहीं कुछ? का रंग फीका नहीं हुआ है। 3 तारीख को देखना है कि आपको खाली पिंक कलर ही दिखेगा, कारी दिखेगी। जो हमारे सीएम साहब और जो हमारे पार्टी के पूरे जिस कॉन्फिडेंस में जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जानना चाहूंगा जो पार्टी के जो कार्यकर्ता जो काम किए उसका रिजल्ट 3 तारीख को मिलेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि आपने तेलंगाना में दलील आप दे जाए ना तो मुझे भी इत्मीनान। हाँ, तो तेलंगाना में जो फार्मर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग है, उन लोग खुश है हमारी गवर्नमेंट से। हमारी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, ऋतु बंधु स्कीम से, उन लोगों के जो लोन्स है और जो उन लोगों का लाइट का प्रॉब्लम था, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारी गवर्नमेंट। बिजली की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिजली तो छत्तीसगढ़ से खरीद रहे थे आप? वहाँ से आ रही है जी, छत्तीसगढ़ से खरीदी हुई बिजली, कांग्रेस शासित वो प्रदेश, वहां से आप बिजली खरीद रहे थे और अपनी जनता कहीं को से दे भी पा खरीद रहे रहे थे, मगर जनता को तो खुश रखे ना। जैसा पहले हमारी सरकार से जनता 10 यही साल तो चाह रही पहले कि अब कांग्रेस को यहीं ले आए, यहीं पे बिजली बन जाएगी। नहीं, तो यही वो वजह रही कि पिंक कलर जो है वो फीका जरूर पड़ा। आप मान नहीं रहे? तो पिंक कलर नहीं बनेगा, फिर से 3rd टाइम भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हमारे केसीआर साहब भी सीएम रहेंगे 100%। ऐसा है 3rd के लिए बोलने के लिए बात है, 3rd के लिए देख लेना आप। टीआरएस वाले जागते भी ख्वाब देखते होंगे, ऐसा समझ में आ रहा मुझे। नहीं, तो लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं, मगर टीआरएस वाले जो है जागते हुए आंख खोल के ख्वाब देखते हैं। लोग टीआरएस वाले जो ख्वाब देखते हैं पब्लिक के लिए देखते हैं, वही पब्लिक जिता के 3rd बताएंगे ना, 3 तारीख को लाएगी। अभी बीजेपी कांग्रेस के जैसे हम लोग कोई जाके रिलीजन के ऊपर वोट तो नहीं मांगते, हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांग रहे हैं। हमको डेवलपमेंट पे हमको वोट मिलेगा, हमको पब्लिक से, हमारी जनता से हमको 100% भरोसा है कि हमको फिर से हमारे सीएम साहब को जिता के लाएंगे। देखो, अवाम भी ये मान रही है कि जो दर्जा, जो महत्व बीआरएस को दिया जा रहा था चुनाव से पहले, आज से 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, पब्लिक में भी एक पॉजिटिव वाइब्स थी बीआरएस को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात की तारीखें नजदीक आती गई, बीआरएस को लेके वो नफरत का वो एक माहौल भी बनता गया, हेटर्स भी बनते गए। ये बात बिल्कुल सही आपको माननी पड़ेगी। कांग्रेस का जो ग्राफ बढ़ा ना, वो ऐसे ही नहीं बढ़ा। कांग्रेस ने कोई जादू नहीं चला दिया यहाँ पर। कांग्रेस को लेकर के क्या 21 सीटों से, आप लोग ने बढ़ा दिया है, 21 सीटों से कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं खामियां रह गई। नहीं, 3 तारीख के दिन देखना, 3rd के दिन के हमारी गवर्नमेंट बनेगी 100%। एग्जिट पोल बोलने से तो नहीं होगा, जो काम है हमारे गवर्नमेंट। कमर साहब, आपसे जान लेता हूं मैं, कांग्रेस यहाँ पर मजबूत क्यों हुई, इसके पीछे के कुछ जो राज हैं वो आप हमें बताएं। अच्छा, कांग्रेस मजबूत होने की बुनियादी वजह यह है कि बीआरएस जिस वक्त से डे 1 से जब यहाँ पर अपने वजूद में आई, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी और बीआरएस के जहन में एक ही बात थी कि हमारे को कोई डिफीट देने वाला नहीं है, हम 25 साल तक गवर्नमेंट हमारी रहेंगे। और उसी का नतीजा है कि केसीआर साहब कभी माइनॉरिटीज़ को, यहाँ तक कि जिस वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ उस वक्त भी जो कैडर था, जो रात दिन इनके मेहनत करके इनको जो गवर्नमेंट को इनको लाने में जो मदद करा, वो कैडर को भी इन्होंने भूल गए थे। किसी एक को भी बुला के उन्होंने तैनीती इजलास नहीं रखा, जनरल बॉडी मीटिंग रख के, और वो तमाम के दिल में ये बात यानी कि रही कि ये लोग हमारे को बिल्कुल भूल गए। अब परसों के इलेक्शन में तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों को बुला के उनको ये कोशिश की जा रही कि हम आपके लिए हमदर्द है, हम आपके साथ देने वाले हैं, हम आपको जो बोले हम करेंगे, आपको क्या तकलीफ हुई बोली हम करेंगे। तो जो वक्त गुजरने के बाद अगर आप फिर आज
आज बोल रहे हैं आप, तो वो चीज तमाम के लोगों के जहन में है कि जो पहले जब 10 साल का जब आपका जो पीरियड था उस वक्त में आपने कई माइनॉरिटीज को बुला के कभी आपने उनके मसाइल को पूछा नहीं, और जब कभी भी माइनॉरिटीज की तरफ से हुआ तो आपने जाहिर ही करने किया। और ये तमाम मसाजिद का शहीद होना, ये तमाम चीजों को लोगों के जहन में रह के मुसलमानों के साथ ओवरलुक करे, हर वो चीज को सामने रखते हुए लोग मुसलमान हिंदू तमाम लोगों में ये जहन में आ गया कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। मतलब जो माहौल बनता है ना वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नारों से कनेक्टेड या प्रचार को लेकर के भी कनेक्टेड बनता है। आपको लेकर के कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि बीआरएस सरकार, केसीआर सरकार, घमंडी सरकार। आप काउंटर नहीं दे पाए थे कांग्रेस को। 100% हमारे आप काउंटर नहीं दे पाए थे। नहीं, हमारी सरकार 100% घमंडी सरकार नहीं है, क्यों? तो हमारे पर वो नारा सूट ही नहीं होता तो हम उसका काउंटर देखे क्या करें। देखो, आप पर जितने इल्जामात लगे थे, मैं मतलब गिनवाते हुए चलता हूं थोड़ा सा। परिवारवाद का आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा इल्जाम लगा था, आप चुनाव के आखिर तक इस इल्जाम को धो नहीं पाए थे, तो उसका ये जो है नतीजा इल्जाम लगाने से तो इल्जाम थोड़ा नहीं होता है, वो कांग्रेस इल्जाम लगाने से कर पाए थे नहीं, ना। ये जो इल्जामात लगे और जो एग्जिट पोल जो बोल रहे हैं आप लोग, ये 30 के दिन आपको बता देगा कि सिंगल में फिर 3rd बार हमारे सीएम गवर्नमेंट बना के आपको बता देंगे। वो प्रोग्राम के आगाज में कह दिया था कि चांस की बात कर रहे हैं, हम अभी मोहर नहीं लगा रहे। नहीं, अपने भाई जो बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी खुश नहीं है, माइनॉरिटी तो बहुत खुश है। माइनॉरिटी आज एक बात बता, बहुत खुश है माइनॉरिटी, कौन खुश नहीं है माइनॉरिटी? अभी माइनॉरिटी बता देगी कि खुश है। एक मिनट में आरिफ साहब की बात को काटते हुए बोलो, माफी चाहता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि 10 साल दौर में आपने माइनॉरिटीज के कितने एमएलए को दिया, कितने एमएलसी को दिया, कितने पोजीशन पे दिया, क्या क्या किया, ये बताइए आप। माइनॉरिटी के तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ही है मेन चीज होम मिनिस्टर साहब ही हमारे माइनॉरिटी के। आप लोग ये बोलते हैं उनको इमाम जामिन मिनिस्टर बोलते हैं उनको, आप होम मिनिस्टर बोल रहे हैं आप, लेकिन नंबर 1 फिरासत बाकरी साहब, आपकी नजर से मैं देखना चाहूंगा, मगर वो तो होम मिनिस्टर है, वो आप बोलते हो। फिरासत बाकरी साहब, आपकी नजर से मैं देखना चाहूंगा बीआरएस को और कांग्रेस को, जो ये इंतखाबात गुजरे हैं तेलंगाना के, क्या लग रहा है आपको? भाई केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना सिर्फ हवा में जो है अपने खिले बनाते रहे और हथेली में जन्नत दिखाते रहे। उसकी एक मिसाल मैं लास्ट टाइम भी आपके मुंसिफ टीवी के डिबेट बैठ के सुनाया था, अगर आप इजाजत दिए तो फिर सुनाता हूँ 2014 की वीडियो उनकी। आप मुझे 4 महीने दीजिए, मैं आपको 12% रिजर्वेशन आपकी झोली में डाल दूंगा। कहाँ है फिर 12% रिजर्वेशन? जो 4% भी आज तक आपका पूरा नहीं कर सके आप मुसलमानों से, तो ये आपका रवैया है। दोनों पार्टियों को कहां देख रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। तमिलनाडु की शक्ल में। हाँ, नहीं मैं बस वीडियो निकाला मैं। 4 महीने का टाइम दीजिए, तमिलनाडु की शक्ल में। रिजर्वेशन की बात बीजेपी वाले मुसलमान से करोगे फिर अभी बहुत अच्छी बात हो जाती है रिजर्वेशन की। जी बिल्कुल सही। दर्शकों को मैं साफ तौर पर यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तमाम तरह की कैलकुलेशन शामिल हैं। बीआरएस के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए थे, बीआरएस आखिर तक उन्हें धो नहीं पाई थी, साफ नहीं कर पाई थी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार फार्म हाउस को लेकर के, और टीआरएस के एमपीज को जिताओ, पहले 4 महीने के अंदर ही ये प्रोग्राम से अगर आप आगाज में इसको ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल पर ही आज हम रहते हैं। बिल्कुल यही तो हम बात कर रहे हैं कि केसीआर साहब भी और बीआरएस पार्टी भी वो तमाम जो इल्जामात थे जो इन पर लग रहे थे उनको धो नहीं पाए थे। कुछ नहीं किए। आज मैं वायदा करता हूं, हमको एक मौका दीजिए, जरूर मैं आपके दिलों में जगह बना लूंगा। आरिफ साहब, इस पर एक जवाब हो जाए आपका छोटा सा। तेलंगाना रियासत से सीखेगा। जी फिरासत बाकरी साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, जवाब ले लेते हैं पहले, वक्त कम है। आरिफ साहब, इस पर एक जवाब हो जाए आपका कि जो वादे थे वाकई आप पूरे नहीं कर पाए, जो तभी एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ना ये आपको चुप रहे वादे जो थे। अरे भाई ये वादा पूरा नहीं हुआ, सामने में सुना रहा हूं आपके केसीएम का स्टेटमेंट है, केसीआर का भाई, उसको डिनाई कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी भी इसमें बहुत, अरे कई का बीजेपी आपका स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, वो बीजेपी भी करे उसके अंदर। क्या करें आप माइनॉरिटीज का क्या करें? बीजेपी वाले माइनॉरिटीज का क्या करें? हम बोले माइनॉरिटी के चैंपियन है, आप बोले चैंपियन की बात लेते हैं तो कुछ समझ में आएगा और हमारे दर्शक सुन पाएगा। हाल फिलहाल तो मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं, आप बात कर रहे हैं चैंपियन बोले अपने को आप। हाँ, ये 12% रिजर्वेशन बीजेपी तो दुश्मन है ना मुसलमान की। बीजेपी तो कोई दुश्मन नहीं है, ताईद ले रहे हैं, कोई दुश्मन नहीं है। ये तो हर मुसलमान से पूछो, बीजेपी तो दुश्मन है मुसलमान। अभी फिर हमारे केसीआर साहब तो आज मतदान हुए हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उस पर रह लेते हैं, उस पर कर लेते हैं बात। फिरासत अली बाकरी साहब, आज मतदान हुए हैं, उन पर ही कर लेते हैं बात। ये जो मुद्दे जो इश्यूज थे वो बीजेपी ने जमकर उठाए हैं, आपकी हालत क्या रहेगी 3 तारीख को वो भी हम देख लेंगे। फिरासत बाकरी साहब, ये जो जितने भी इश्यूज आप अभी उठा रहे हैं,
पीएम मोदी भी यहाँ भाई, पर आए, उन्होंने भी रहमान साहब, तमाम मैंने तरह की उठा बातें ये और उनका बातें वादा की जो था वो सुनाया जी, मैं आपको। बिल्कुल आपने सुनाया, हमने भी सुना, और 12% रिजर्वेशन की जो बात थी ये वादा पूरा नहीं हुआ। इस बात को सिर्फ मैं नहीं, पूरा तेलंगाना जानता है, पूरा देश जानता है कि 12% रिजर्वेशन का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। 3 दिसंबर को जो नतीजा आएगा वो कहीं ना कहीं इससे मुंसलिक होंगे, जुड़े हुए होंगे। बात कर लेते हैं, फिलहाल आज मतदान हुआ है, आज वोटिंग हुई है, आज ईवीएम मशीनों में आप तमाम जो 2290 कैंडिडेट्स पूरे तेलंगाना में से 119 सीटों पर लड़ रहे थे, आने वाले सेंट्रल में भी बीजेपी जाने वाली है, 3 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे। नतीजों को लेकर ही आज हम बात कर रहे थे। मोइनुद्दीन साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जो वादे थे वो आप पूरे नहीं कर पाए, शायद इसका ये असर एग्जिट पोल पर आज देखने को मिल रहा है। तमाम वो इल्जाम जो आप धो नहीं पाए, कहीं ना कहीं उसका असर है। पूरे वादे पूरे किए, केसीआर साहब शादी मुबारक दिए, केसीआर साहब को जो स्कीमों से वो स्कीम से पूरी पब्लिक खुश है। ये 3 तारीख को आपको बता देगा कि पब्लिक केसीआर से खुश है या 3 तारीख का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं आरिफ साहब। तो बिल्कुल हमारे केसीआर साहब, कमर साहब आपके पास मैं आ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी को जो एग्जिट पोल ने जो ये बहुमत दिखाई है, इस बहुमत में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मेहनत शामिल है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो राहुल गांधी का लगातार यहां पर आना जाना रहा हो, रेवंत रेड्डी का कद जो सोशल मीडिया ने बढ़ाया वो भी एक वजह रही। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस और इतने सटीक एग्जिट पोल के लिए आप मतलब बेताब होंगे कि इस एग्जिट पोल ने तो जैसे मुहर लगा दी है। जी, इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा जो करे उसका डायरेक्ट यहाँ से जो असर हुआ उसका इफेक्ट है। और लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तब मुनगोड़ो में उपचुनाव हुए थे, वो तो हारे थे आप। नहीं, जब हारे थे, लेकिन उसके बाद से जो कंटिन्यू जो यहाँ से जो यात्रा गई उनकी, जाके वापस आने के बाद जो कर्नाटक का जो हुआ, कर्नाटक का जो है वो टर्निंग पॉइंट था तेलंगाना के लिए भी। कर्नाटक में जो वाकयात हुए, कर्नाटक में जाने के बाद तो तेलंगाना की पब्लिक वोट नहीं डालेंगी। कर्नाटक की पॉलिसी अलग है, वहाँ की लीडरशिप अलग है, यहाँ की लीडरशिप अलग है। लेकिन आरिफ मोइनुद्दीन साहब, कर्नाटक की सरकार जो वादे पूरे कर रही थी, कर्नाटक की सरकार में तो क्यों बिल्कुल वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, शिकायत करने के लिए बीजेपी तो मुसलमान के लिए बहुत बुर्का बैन कर दी थी। कर्नाटक में मुसलमान के लिए कितना प्रॉब्लम करी। मुसलमान हिंदू क्यों कर रहे हैं? आप पॉलिटिक्स की, आपने डेवलपमेंट की बात करिए, पार्टी की बात करिए। आप बात करें ना, मैंने बात करा, इसलिए माइनॉरिटी वहां पर जिताई के लिए। अरे आपके केसीआर का वादा सुनाया मैं आपको, सेक्युलर सीएम चीफ हमारे मिनिस्टर तेलंगाना बनने से पहले वादा किए थे पूरे तेलंगाना की मुसलमान आवाम से कि 12% दूंगा। कहाँ दिए? 2 टर्म गवर्नमेंट कर लिए, तीसरा ख्वाब देख रहे हैं आप। एमएलए के लिए कई मरतबा 12 बोलने के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, कर्नाटक सरकार ने जो वादे पूरे किए थे कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद, वो इश्तेहार जब तेलंगाना के अखबारों में और तेलंगाना के टेलीविजन पर जब दिखाए गए थे तो आप ही की पार्टी ने सबसे पहले चुनाव आयोग को जाकर के शिकायत की थी कि कर्नाटक में जो वादे पूरे कर रहे हैं उनका तेलंगाना से तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उन वादों का जो इम्पैक्ट है वो तेलंगाना में जरूर चल गया और कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत दिखाई जा रही है सभी एग्जिट पोल में, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम तरह एग्जिट पोल में बहुमत दिखाई दी जा रही है। ये काफी हैरानकुन बात है। मिशन साउथ की अब बात कर लेते हैं। 2024 का सेमीफाइनल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मिशन साउथ 130 सीटें यहाँ पर तेलंगाना के शहर हैदराबाद से फिलहाल हम ये प्रोग्राम यहाँ से होस्ट कर रहे हैं। मिशन साउथ बीजेपी का बहुत बड़ा एक ये प्लान था। कर्नाटक में इसको झटका लगा जब कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी। तेलंगाना में भी अगर कांग्रेस ये झटका दे देती है तो क्या कांग्रेस मिशन साउथ को के इस मतलब जो मकसद है बीजेपी का इसको नाकाम कर देगी? अब्दुल कमर साहब, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। बिल्कुल बराबर नाकाम करेगी और 100% ये अगर ये नाकाम हो भी जाता तो क्या कांग्रेस का ग्राफ बढ़ जाएगा? बहुत 100% ग्राफ बढ़ेगा और आइंदा आने वाले एमपी इलेक्शन में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। और जो आज का जो मौकूफ है वो मैं समझता हूँ तकरीबन नहीं बोलते 1/4 तो यहाँ से खाली साउथ से 1/4 की उनको मदद मिलेगी। आरिफ साहब, आज के आपकी पार्टी को जिन लोगों ने आज मतदान दिया उनका भी आप शुक्रिया अदा कर लें। एग्जिट पोल के लिए आपने 3 तारीख दी है, उसका भी हम इंतजार कर लेते हैं। कोर्ट में है वो, और जो 3 तारीख का हम आपको बोल रहे हैं 100% हमारी गवर्नमेंट रहेगी। केसीआर साहब फिर से हैट्रिक सीएम रहेंगे, हैट्रिक सीएम रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आप बता रहे हैं आरिफ साहब रिजर्वेशन की बात, आपके पास आपके हाथ में है कि आप एमएलए देना आपके हाथ में है। आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? आपको 12 एमएलए 14 एमएलए नहीं दे सकते आपके पार्टी के लोग? आप क्या एमएलसी नहीं दे सकते? आपके पास आप 11 आपके वाइस चांसलर थे, उसमें एक मुसलमान को भी नहीं दिया। आप क्या करें? आप एक बाबा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके पास 2 आदमी रहते थे मुसलमान, एक भी नहीं दिए। क्या करें आप? इंसाफ क्या करें? अच्छा आप ये बताइए मुसलमानों के, लेकिन मुद्दे गिनवाने का, इल्जाम लगाने का आज ये दिन तो नहीं है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 तारीख के दिन मुद्दे गिनवाने का, इल्जाम लगाने के जो दिन थे वो इंतखाबात से पहले तक के थे। अब तो वोटिंग हो चुकी है। किस्मत मिलेंगे अपन और बात करेंगे उसके ऊपर जी। आप बोलने से बोलना पड़ा, ये तो हमारे कुछ की जरूरत देखिए कमर साहब,
फिरासत आज बाकरे साहब, के आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये मुद्दे लगाने का वक्त तो शायद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मतदान हो चुका है। अब तो 3 दिसंबर को जो आएंगे नतीजे, उनका हम इंतजार कर रहे मुद्दे नहीं, हैं। हम दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि एग्जिट पोल जो फिलहाल निकलकर सामने आए हैं, जन की बात एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिखाई, बीजेपी की हुकूमत बनते हुए दिखाई है, बीजेपी को एक अच्छा मार्जिन वहां पर दिया है। लेकिन राजस्थान की अगर बात कर लें तो निर्दलीय कैंडिडेट्स वहां पर लगातार हर साल अच्छा प्रदर्शन करते, उम्दा प्रदर्शन करते, 15 से 18 निर्दलीय उम्मीदवार वहां से जीत करके आते, तो अशोक गहलोत के लिए मुश्किल नहीं होगा उन निर्दलीय कैंडिडेट्स को साधने के लिए। हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ इस बार कांग्रेस का पंजा लेकर खड़े थे और कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जिस तरह का लोकसभा चुनाव में वहां पर माहौल रहा, उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल वहां पर इतना आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जिक्र हम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल ने तो वहां सरकार तो बनती कांग्रेस की दिखाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक रोड शो वहां पर किए थे, तमाम बड़े दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के रुझान जितने संतुष्ट कर देने वाले हैं उतने नहीं लग रहे हैं, लेकिन मिजोरम ने वाकई इस देश को हैरान किया है। एक छोटी सी पार्टी जो निकल करके आती है और एग्जिट पोल में 10 सीटों का मार्जिन और आंकड़ा लेकर वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। हम बात कर रहे हैं मिजो पीपल मूवमेंट पार्टी की, बिल्कुल नई पार्टी जो बिल्कुल कम ही समय में निकली और वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की बात कर ली, अब लास्ट में तेलंगाना, जहां पर आज ही मतदान हुए। तेलंगाना में 2290 उम्मीदवार थे, 119 विधानसभा सीटें थी, 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं ने आज मतदान किया। मतदान करने के बाद अपनी सरकार चुन ली है। नतीजे लेकिन 3 दिसंबर को आएंगे, किसके पक्ष में रहेंगे, किसके नुकसान में रहेंगे, वो 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर उसको एनालाइज करने की जरूर कोशिश करूंगा। बीआरएस का झोंका, 2 महीने पहले बीआरएस को एक बड़ी पार्टी तेलंगाना में बताया जा रहा था कि बीआरएस के मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बाद अचानक राहुल गांधी की यहाँ पर एंट्री होती है, प्रियंका गांधी लगातार दौरे करती है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं। उसके बाद हवा का रुख तेलंगाना में भी कहीं ना कहीं बदल जाता है। वो रुख बदलने का काम किया था भारत जोड़ो यात्रा ने। भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से कर्नाटक से होती हुई गुजरी है, कर्नाटक में उन सीटों पर जिन 20 विधानसभाओं से होकर गुजरी थी, कर्नाटक विधानसभा में 15 सीटों पर वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तेलंगाना में भी कई विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। उसका असर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़ती हुई जो है बढ़त है, यह लहर भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने लगातार अपना कद यहां पर बढ़ाया और तमाम वो जो इल्जाम बीआरएस पर लगाते रहे, बीआरएस उनको कहीं ना कहीं साफ नहीं कर पाई। बीआरएस को एक जुनून था कि 10 साल से वो शासन कर रहे हैं, 15 जो साल है 15 साल वो भी पूरा कर लेंगे, बल्कि 25 कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, जिस इलाकाई पार्टी ने, जिस रियासती पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने की कोशिश की है, हमेशा उनके साथ इस तरह की ट्रेजेडी देखने को मिली। आप बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, नेशनल पार्टी बनने की कोशिश की, आज उनके 2 से 3 उम्मीदवार भी लोकसभा में नहीं है। जिस भी पार्टी ने नेशनल बनने की कोशिश की, उनका हाल कहीं ना कहीं इतिहास बता रहा है, ये सिर्फ मेरे कहने पर नहीं, इतिहास यही बता रहा है कि जिस रियासती पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने की कोशिश की है, उनको अपने ही इलाके में यानी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। आपने देखा बीआरएस भारत राष्ट्र समिति बन गई है, पहले टीआरएस हुआ करती थी, सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो ये जो जाल बिछाया केसीआर ने कि मैं नेशनल पार्टी बना लूंगा और काफ़ी रियासतों में जाकर हम चुनाव लड़ लेंगे, लोकसभा में अपने जो है मेंबर हम बढ़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस जाल में खुद केसीआर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नेशनल पार्टी बनाने का जो रिस्क लिया, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह जरूर टीआरएस के लिए साबित हो जाएगा। हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ मोइनुद्दीन साहब, बीआरएस पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपकी जो कमिटमेंट है, 3 तारीख की हम इंतजार करेंगे, 3 तारीख को आपको जरूर बुलाएंगे। फिरासत बाकरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बड़े दावे आपने फुल कॉन्फिडेंस में किए हैं, जरूर 3 तारीख को आपसे भी मुलाकात करेंगे। अब्दुल्ला कमर साहब, बेहद शुक्रिया आपका, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। और जो कांग्रेस को लेकर के जो आपकी भावना है, हम इनका ख्याल रखेंगे और देखते हैं आखिर 3 दिसंबर को क्या होता है। फिलहाल मैं आपसे लूंगा इजाजत। आप देख रहे थे 2024 का सेमीफाइनल इसलिए क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव, एक बहुत बड़ा चुनाव होगा, उसका असर, मतलब इन चुनावों का असर उस चुनाव पर जरूर पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे थे 2024 का सेमीफाइनल। फिलहाल मैं लेता हूं आपसे इजाजत, आप भी कीजिए 3 दिसंबर का इंतजार, जब वो नतीजे आएंगे और सत्ता की चाबी ईवीएम उन तमाम पार्टियों को, उन तमाम नेताओं को सौंपेगी। कौन बांध पाएगा विधायक का सहरा, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, करेंगे 3 दिसंबर का इंतजार। फिलहाल मैं लेता हूं आपसे इजाजत, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।